आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, विद्युत और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में तुलना। ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को कि कंपेयर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, सो हम वन बाय वन पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे। अभी तक हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का पहले स्टडी कर लिया है और मैग्नेटिक सर्किट का भी देख लिया था पिछले दो क्लास से। बस अब ये दोनों ही सर्किट के जो कंपैरिजन वाले पॉइंट हैं उनको साथ में हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके करीबन 10 पॉइंट्स के कंपैरिजन मैंने यहाँ पे निकाला है, इसका एब्स्ट्रैक्ट निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो कॉलम है वहां पर सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है, पाथ ट्रेस्ड बाय द करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में लिखा है कि पाथ ट्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जिस रास्ते में सर्किट में जिस जगह पर करंट फ्लो होता है उस पूरे रास्ते को, उस पूरे पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट नाम देते हैं। उस पूरे क्लोज्ड लूप को हम इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम देते हैं। और मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा कवर की गई पाथ। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है। पहला अंतर क्या है कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट पाथ कवर करता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, और मैग्नेटिक सर्किट वो होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स कवर करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स की बात करते हैं हम, जिस फोर्स की हम बात करते हैं वो होता है EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसी के जैसे ही जिस फोर्स की हम मैग्नेटिक सर्किट में बात करते हैं वो होता है MMF। मतलब EMF इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम करता है वही काम आपका MMF जो है वो मैग्नेटिक सर्किट में करता है। EMF की यूनिट होती है वोल्ट और MMF की यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स। ये सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, सेकेंड पॉइंट है तुलना करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, उसे I से दिखाया जाता है और इसको मेजर करने के लिए यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट I की बात होती है, उसे मेजर करने के लिए यूनिट होती है एम्पियर। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में करंट के बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, और उसकी यूनिट होती है वीबर। मतलब I का जो काम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वही काम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है मैग्नेटिक सर्किट में। I की यूनिट होती है एम्पियर्स और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स करंट इन कंडक्टर। चालक में जो भी कंडक्टर विद्युत प्रवाह होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होती है। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में जो भी फ्लक्स फ्लो होता है वो मैग्नेटिक लाइंस के कारण होता है। मतलब आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में ये बराबर होते हैं आपके मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइंस के। तो ये चौथा पॉइंट है कंपैरिजन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपोज, करंट का अपोज करना। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे कैपिटल R से दिखाया जाता है, यूनिट होती है ओम। वही काम आपका मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस करता है, रिलक्टेंस को दिखाते हैं कैपिटल S से, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो काम इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है वही काम रिलक्टेंस करता है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में दोनों की यूनिट भी अलग है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट कंपैरिजन के। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन से पॉइंट्स हैं। यहीं पर रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A है, जो मैं आप लोग को यूनिट 1 में करवा चुकी हूँ। ρL/A, रो हो जाती है आपकी रेजिस्टिविटी, L हो जाती है लेंथ और A होता है एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। ऐसे ही आपका रिलक्टेंस का फॉर्मूला होगा L डिवाइडेड बाय μ0 μr A, जिसमें μ0 μr जो है परमेबिलिटी होती है, जो पिछले क्लास में करवाया था। A आपका एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका
करंट I इज इक्वल टू EMF बाई रेजिस्टेंस, है ना, V बाई R, ओम्स लॉ लगता है, I इज इक्वल टू EMF बाई रेजिस्टेंस। ऐसे ही फॉर्मूला अगर मैग्नेटिक सर्किट में देखेंगे तो बिल्कुल इसी के जैसे दिखने वाला फॉर्मूला है, फ्लक्स इज इक्वल टू MMF बाई रिलक्टेंस, जो हमने पिछले क्लास में लिखा था, फाई इज इक्वल टू MMF बाई रिलक्टेंस। तो ये इसमें से ना आप लोग को यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन भी आया था इस फॉर्मूले का, जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था। आप लोग को ये बोला गया था कि फ्लक्स, MMF और रिलक्टेंस के बीच में एक रिलेशन लिखे, और वैसे ही जो इक्वेशन इलेक्ट्रिक सर्किट में है उस इक्वेशन को भी लिखें। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स, MMF और रिलक्टेंस ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फाई फ्लक्स इज इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, और इसके जैसे दिखने वाला इलेक्ट्रिक सर्किट में इक्वेशन है I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R। इस इक्वेशन को भी लिखेंगे तो वो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कौन से डेंसिटी की बात करते हैं, करंट डेंसिटी की बात करते हैं, जिसको कैपिटल J से दिखाते हैं, और जिसका मैंने यूनिट 1 में कवर भी किया था इक्वेशन, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट डेंसिटी की बात होती है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी की बात होती है, दैट इज कैपिटल B, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में आप किरचॉफ का करंट और वोल्टेज लॉ लगाते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, और मैग्नेटिक सर्किट में किरचॉफ का ही लॉ लगता है, लेकिन वो MMF होता है, मैग्नेटिक फील्ड का लॉ लगता है, लेकिन सेम लॉ लगेगा, पर वो मैग्नेटिक सर्किट के लिए अप्लाई होगा, और इलेक्ट्रिक सर्किट में किरचॉफ का करंट और वोल्टेज लॉ लगेगा, ठीक है। तो ये लगभग आपके 10 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में कंपैरिजन लिखेंगे, तो आपको ये पूरे 10 पॉइंट ऐसे ही टेबल के जैसे बनाने हैं, और सारे 10 पॉइंट एक एक लाइन के हैं, वो सारे आपको कवर करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का बाया हाथ नियम और फ्लेमिंग का दाया हाथ नियम, ठीक है। सो ये जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को बताएं। तो दोनों ही रूल आपको अलग अलग बनाना है, उनके दोनों के डायग्राम अलग अलग हैं, दोनों के डिस्क्रिप्शन अलग अलग हैं। एक में लेफ्ट हैंड को बाया हाथ को लेकर समझाया गया है, और एक में राइट हैंड को दाया हाथ लेकर समझाया गया है, ठीक है। ये दोनों ही जो रूल हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स के बीच में एक रिलेशन बताते हैं। ये नियम जो है, दोनों ही नियम मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स के बीच में नियम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या बाया हाथ का नियम क्या होता है, ठीक है। सो इसका डिस्क्रिप्शन है कि व्हेनेवर अ कंडक्टर कैरिंग करंट कम्स अंडर मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी चालक जिसके अंदर करंट है वह अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के पास आता है, there will be a force acting on the conductor, उस कंडक्टर पर एक फोर्स या बल उत्पन्न होगा। जब भी कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के करीब आता है, तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स उत्पन्न होगा। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी बल का जो दिशा होता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से पता लगाया जा सकता है, उसके लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। मैंने अभी जो भी आप लोग को इंग्लिश में बताया उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो नोट्स में आप लोग देख लेना, ठीक है। तो डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फ्लेमिंग का बाया हाथ का नियम क्या होता है, ठीक है। ये जो हाथ लिया गया है ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, बाया हाथ है। तो इसमें क्या बोला गया है, आपको इसमें 3 उंगलियों को लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 फिंगर्स लेना पड़ेगा। ये 3 उंगलियां क्या हैं, सबसे पहले आपका ये थंब लेते हैं, अंगूठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये पॉइंटर फिंगर लेंगे, और उसके बाद आप ये मिडिल फिंगर लेंगे। ये 3 उंगलियों की सहायता से ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ में आएगा, ठीक है। अब ये 3 उंगलियां रखनी कैसी, उंगलियां जो है वो आपस में आपको परपेंडिकुलर रखनी है, ठीक है। इन तीनों उंगलियों को आपको इस तरीके से रखना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या आपस में 90 डिग्री बना रही हैं, ठीक है। अब इनका डायरेक्शन हमको किस तरीके से तय करना है, उसके लिए हमें क्या करना है,
मैग्नेट लेना है। ये जो लिखा हुआ है NS, ये एक मैग्नेट है। N मतलब नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, S मतलब मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है, S यहाँ पे साउथ पोल हो गया और N आपका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ऑपोजिट पोल्स में क्यों रखी है? क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस है ये नॉर्थ पोल से शुरू होंगी और साउथ पोल पे यहाँ पर आके खत्म होंगी। ठीक है, तो ये जो लाल रेखाएं आपको दिख रही हैं ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस है। ठीक है, अब आपका जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है कि एक कंडक्टर को लीजिए, ये जो पतली सी आपको काले कलर की जो पेंसिल के जैसे दिख रही है ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में बोला गया है कि ये कंडक्टर एक करंट कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि इस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आए। ठीक है, तो हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख लिया। ठीक है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है, देखिए जहां पर ये एरो जा रहा है ना, करंट लिखा हुआ है जहां पर ये एरो जहां पर आपको दिख रही है वहां पर आपको ये समझना है कि ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, ये बाहर की तरफ जा रही है। देखो ये नीला कलर का एरो आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीला कलर का एरो बाहर निकल रहा है, मतलब ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, अब इस करंट के डायरेक्शन को हमको किस उंगली पे लेकर जाना है? ये मिडिल फिंगर, जहां पर मेरा ये कर्सर जा रहा है ना, ये कर्सर पे आपको करंट के डायरेक्शन को लेके जाना है। क्योंकि देखिए ये मिडिल फिंगर ही करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है ना। करंट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है डायरेक्शन। ठीक है, यही डायरेक्शन पे आपका ये मिडिल फिंगर है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कहां पर दिख रही है आपको? ये नॉर्थ पोल से शुरू हो रही है और ये साउथ पोल पे खत्म हो रही है। मतलब ये वाली जो बीच, ये जो आपकी पॉइंटर फिंगर है ना, ये वाली फिंगर, ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस के डायरेक्शन को दिखा रही है। वही आपको ये नीला कलर का एरो दिखा रहा है यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक लाइंस आपके ये जो पॉइंटर फिंगर है इसके तरफ दिखा रही है। ठीक है, तो दो उंगलियां आपकी करंट के डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रही। ठीक है, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड पर ले आए और इस तरीके से ये रखा हुआ है जिसमें आपका जो मिडिल फिंगर है, ये वाली उंगली जो है बीच की उंगली, ये करंट के डायरेक्शन को बता रही है, आपकी जो पॉइंटर उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है, तो जो अंगूठा होता है, ये जो अंगूठा होता है ये बताएगा आपके किसके डायरेक्शन को? जो फोर्स इस पर लग रहा है। ठीक है, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फोर्स जो लगेगा इस पर ये रहेगा आपका ऊपर की तरफ, जो अंगूठे के डायरेक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, मतलब आपकी मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को, आपकी जो ये पॉइंटर फिंगर है, ये तर्जनी कहते हैं शायरी से, ये दिखाएगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, और आपका जो ये अंगूठा है ये दिखाएगा आपके फोर्स के डायरेक्शन को। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग्स का बायां हाथ नियम बताएं, तो आपको इस तरीके से एक पूरा, अगर नहीं भी बन रहा है लेकिन ये दर्शाना जरूर पड़ेगा, 3 उंगलियां आपको दिखानी पड़ेंगी हाथ की। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये मैग्नेट बनाना पड़ेगा और ये दोनों उंगलियां भी आपको करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा और थंब को ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के लिए आपको राइट हैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब राइट हैंड रूल क्या कहता है उसके बारे में पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वो क्या बोलता है। राइट हैंड रूल, उसके लिए सबसे पहले राइट हैंड रूल को समझेंगे। राइट हैंड रूल बोलता है कि फैराडे के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर हमें डायरेक्शन पता लगाना है तो किस तरीके से पता लगाएंगे हम? अगर कोई भी कंडक्टर, ठीक है, अगर कोई भी कंडक्टर फोर्सफुली, मतलब अपने आप नहीं आ रहा है, हमें उसे लाना पड़ेगा। फोर्सफुली मतलब हमें उसे लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा। मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं हम और कहां पर लेकर आ रहे हैं उसे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, और जब हम किसी भी कंडक्टर को फोर्सफुली
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं और उस मैग्नेट को अपने जगह से हिलाते हैं, मतलब उसको मूव कराते हैं, तब एक करंट उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होती है, प्रेरित होती है, और उस करंट का जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा दिया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको फिर से ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डायग्राम क्या बोल रहा है, इस डायग्राम में आपने अब कौन सा हाथ लिया है, राइट हैंड का हाथ लिया है। ठीक है, कौन सा हाथ है ये, राइट हैंड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट हैंड का आपने यहाँ पे पाम लिया है, ठीक है, पंजा लिया है। अब वैसे ही आपने यहाँ पे मैग्नेट रखा है ना, नॉर्थ पोल यहाँ पे, ये साउथ पोल यहाँ पे। अब इनके बीच में मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं। ठीक है, अब एक कंडक्टर यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि अभी यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर अभी करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो करंट दिखा रहा है ना, ये बाद में फ्लो होगा। जो लेफ्ट हैंड की बात कर रहे थे हम, उसमें पहले से ही कंडक्टर के अंदर करंट था। इसमें अभी कंडक्टर के अंदर करंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगेगा। क्या होगा इसमें, एक पहले कंडक्टर को लेंगे जो ये है। ठीक है, अब उस कंडक्टर को हम मूव कराएंगे, उसके पोजीशन को हम चेंज करेंगे। किस पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो एरो बनी हुई है, जो आपको डार्क ब्लू कलर की जो एरो दिख रही है, ये वो डायरेक्शन है जहां पर हमको कंडक्टर के पोजीशन को मूव करवाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो हम थंब के डायरेक्शन में कंडक्टर को ऊपर नीचे मूव कराएंगे। ठीक है, और आपका ये जो बीच, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब ये जो लाल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो आपकी इस इंडेक्स फिंगर से दिखाई जा रही है। ठीक है, तब अगर ये दो चीज है तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है, राइट हैंड रूल ये बोलता है कि कंडक्टर के अंदर तब एक करंट उत्पन्न होगा और उस करंट का जो डायरेक्शन है वो आपकी मिडिल फिंगर या बीच वाली फिंगर से दिखाया जाएगा। जो ये आपको नीचे नीले कलर का एरो दिखा रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो राइट हैंड रूल में हमने क्या देखा, हमें एक कंडक्टर दे लेना है, उस कंडक्टर को हमको ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराना है, जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी इंडेक्स फिंगर के द्वारा दिखाई गई है। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो दिखाई जा रही है। तो जो मिडिल फिंगर है ये आपको देगा जो करंट इस कंडक्टर के अंदर आ रहा है उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमें कंडक्टर के अंदर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन पता चलता है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमें कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है, करंट जो प्रेरित होता है उसके अंदर, उसका डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको एकदम याद रखना है। लेफ्ट हैंड फोर्स के डायरेक्शन बताता है, राइट हैंड रूल करंट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, सो यहाँ तक आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो आपकी लास्ट टॉपिक है, वो है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताएं। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के चुंबकीय गुणों को बताएं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते क्या है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे चीज होते हैं जो बहुत आसानी से एक अच्छे चुंबक में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं, अगर कंडीशन है, अगर उन्हें निरंतर एक मैग्नेटिक फील्ड के पास में रखा जाए। ठीक है, सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल्स which will show strong magnetism। strong magnetism बताना मतलब वो एक बहुत अच्छे चुंबक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, if a magnetic field is applied to it, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट, और उनका जो मैग्नेटिज्म है वो किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा।
ठीक है। मतलब अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूंगी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होगा, हमें एक चुंबक, दूसरे चुंबक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो मैंने कोई भी एक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसके पास में एक चुंबक को लगातार उसके पास में लेकर आ रही हूँ या उसके पास रख रही हूँ, तो कुछ दिनों बाद या एक दिन बाद, या अगर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही अच्छा मटेरियल है तो वो भी बहुत आसानी से मैग्नेट के रूप में बदल सकता है। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये है एग्जाम्पल, उदाहरण है उसके। एक होता है कोबाल्ट, एक होता है गैडोलिनियम और एक है आयन। आयन आपको बहुत अच्छे से पता है, लोहा। ठीक है। तो ये लोहा भी है, ये भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब लोहे को भी अगर हम किसी भी दूसरे चुंबक के साथ रखेंगे या उसके साथ उसको बार बार हम इंटरफेयर करवाएंगे तो लोहा भी कुछ दिनों में एक बहुत अच्छे चुंबक के जैसे बदल सकता है। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक गुणों को या प्रॉपर्टीज के बारे में आपको लिखना है। तो लगभग इसके भी 8-10 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है। अगर हम कोई भी आपने देखा होगा है ना, अगर आप लोहे से बना कोई भी सामान रहता है ना, आप छोटे से छोटा लोहे का टुकड़ा भी अगर ले लेंगे और उसके सामने अगर एक चुंबक को लेकर आएंगे तो बाकी मटेरियल के कंपैरिजन में लोहा जो है वो बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है चुंबक के प्रति, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा वो चुंबक के प्रति, है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि जो लोहा है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बहुत स्ट्रांगली, है ना, बहुत शक्तिशाली रूप में एक मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट उसका वो है। सेकेंड पॉइंट ये बताया गया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं जब क्यूरी टेम्परेचर के अबव उनको रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो नए टर्म आ रहे हैं आपके पास। एक टर्म आ रहा है क्यूरी टेम्परेचर, जिसे टीसी से दिखाया जाता है। क्यूरी टेम्परेचर को किससे दिखाया जाता है, टीसी से दिखाया जाता है। ठीक है। और दूसरा वर्ड आपको यहाँ पर नया सुनने को मिल रहा है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में अंतर क्या है, यही अंतर है जो उनकी मैग्नेटिज्म में रहती है। फेरोमैग्नेटिक बहुत अच्छे मैग्नेट में बदले जा सकते हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक ये बहुत पुअर या खराब मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तुलना में बहुत कम होती है। तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक टेम्परेचर मतलब तापमान, जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसे, क्यूरी टेम्परेचर। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेकर जाएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाएंगी। मतलब वो अपनी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण उनका जो है लॉस हो जाएगा, वो एक साधारण पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाएंगी। जो भी उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो लूज हो जाएगी। ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर का भी हम डेफिनेशन इससे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जब किसी मटेरियल को, अच्छे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम इस टेम्परेचर के ऊपर ले जाते हैं तो वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। इस तरीके से हम क्यूरी टेम्परेचर को भी समझ सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। तो परमेबिलिटी के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, इसे दिखाया जाता है म्यू से। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में परमेबिलिटी होती है, म्यू की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये भी एक नया टर्म है आपके लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखा है। ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसे हिंदी में कहेंगे आप चुंबकीय संवेदनशीलता। मतलब एक मैग्नेट के अंदर कितना सारा मैग्नेटिज्म है वो हम चुंबकीय संवेदनशीलता, दैट इज साई से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर अच्छी है, संवेदनशीलता अगर अच्छी है, तो वह एक अच्छा मैग्नेट है। तो उसे दिखाता है साई से। ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
ठीक है। साई एम का फॉर्मूला मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है, मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, m डिवाइडेड बाय h जो है वो साई एम को दर्शाता है, ठीक है। तो इसकी जो साई एम है, संवेदनशीलता है चुंबकीय, ये बड़ी होती है और पॉजिटिव होती है, उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर जब राइज करते हैं, तापमान जब बढ़ाते हैं, तो आपकी ससेप्टिबिलिटी वो डिक्रीज होती है, ठीक है। सो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो लूज होगी या खराब होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, छठा पॉइंट, फेरोमैग्नेटिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है अगर उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर आएंगे, ठीक है। सेवेंथ प्रॉपर्टी ये है कि जो फेरोमैग्नेटिज्म रहता है वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाता कैसा है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। हर एक मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनका जो बाहरी शेल आंतरिक जो शेल होता है, इनर शेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो वो इनकम्प्लीट शेल के कारण ही वो अपनी प्रॉपर्टी जो है फेरोमैग्नेटिज्म की वो दिखा पाते हैं, ठीक है। तो वही आपका 8वें पॉइंट में कवर हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे जो Fe मतलब आयन होता है, CO मतलब कोबाल्ट होता है, Ni मतलब निकल होता है, दे हैव इनकम्प्लीट इनर शेल, इनकी जो आंतरिक आवरण जो है ये इनकम्प्लीट होते हैं या अधूरे होते हैं, जिसके कारण ये फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आपका जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आप लोग को यहाँ पर